चलें जी यंग गाइस, आई होप कि टुडे एज मिस्टर एजाज हैज़ एक्सप्लेन्ड, today's lecture pertains to the Civil Procedure Code and its implementations। जब हम ये बात करते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड और इसका अमल दरामद या इसका नफाज, तो ये कहाँ पे होगा, उसका स्कोप क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और ये कैसा कानून है जिसके अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। हम अपने इस लेक्चर में उर्दू का और अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करेंगे, तो होप्स हो कि बोथ आर दी लैंग्वेजेस विच यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड। जहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत हो किसी टर्म के अंडरस्टैंडिंग के बारे में, वो आप पूछ सकते हैं, चाहे उर्दू की हो चाहे अंग्रेज़ी की हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है, इट परटेन्स टू सिविल लॉ। सिविल लॉ मीन्स द लॉ विच डील्स with the civic rights। Of course, the civic rights are of many kinds, and for the enforcement, for the breach, for the redressal of the any injury caused due to the infringement of civic rights, we employ the civil law. And in our country, this civil law, the employment of the civil law is called the application of the Civil Procedure Code। The Civil Procedure Code, where it explains the civic rights, it provides a comprehensive and a detailed procedure whereby the courts act and the remedies available under the law resorted to, and the logical consequence of the resorting of those remedies in the form of orders, in the form of judgments, and in the form of decrees. And once we get our civic rights to be executed through the remedy, through the forum of the court, and then it comes the way how to get these orders, these judgments, and these decrees to be implemented under the four corners of law, which is called the Civil Procedure Code. As I suggested, it's a comprehensive law. So first of all, we came to know how at the very first instance this law should be resorted to। इस कानून को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं एक शहरी हूँ और मेरा एक राइट है कि मैं अगर कोई प्रॉपर्टी ओन करता हूँ, तो आई हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू होल्ड दिस प्रॉपर्टी, टू enjoy दिस प्रॉपर्टी एंड टू यूटिलाइज दिस प्रॉपर्टी। एनी इन्फ्रिंजमेंट टू माई दोज राइट्स विच आर गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन will provide me a remedy to enforce those law through the remedy of the Civil Procedure Code by way of filing a suit। अब here you must know what is a suit। अगर आपको, इसको मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपका कोई हक जो कानून एनफोर्स करता है, एक्नॉलेज करता है या वो आपको देता है, तो उसकी कोई भी शक्ल में इन्फ्रिंजमेंट जो है वो आपको एक इख्तियार देती है दावा दायर करने का कि आप उसका अजाला करें। जब आप किसी भी चीज़ इन्फ्रिंजमेंट के ख़िलाफ़ कोई रेमेडी अंडर द लॉ अवेल करेंगे, तो वी कॉल्ड इट अ सूट, और उर्दू में हम इसे नालिश कहेंगे, नालिश या दावा कहेंगे। अब ये जो सूट है, इसको बेसिकली पहले आप समझ लें कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है, इसके दो बुनियादी हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो डील्स करता है विद द सेक्शंस प्रोवाइडेड अंडर द लॉ, और एक वो है जो एक पूरा ज़ाब्ता रूल्स को फॉर्मुलेट करके, फर्स्ट शेड्यूल है इसका सिविल प्रोसीजर कोड का,
जिसके अंदर रूल्स प्रोवाइडेड हैं. दीज रूल्स हैव बीन गिवन मैनी सब रूल्स अंडर इट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के हमारे लेक्चर से रिलेटेड जो बेसिकली रूल्स हम स्टडी करने जा रहे हैं वो मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ. रूल 4 CPC, रूल 6, रूल 7. चलिए मैं पहले ऑर्डर लिखवा देता हूँ. ऑर्डर 4 रूल 1 आ जाएगा, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 सिविल प्रोसीजर कोड. किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जब तक आप यानी उसकी बेसिक चीज़ों को नहीं समझते, मसलन हम जब सिविल लॉ में रहते हुए बात करेंगे तो हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी राइट की बात कर रहे हैं. यानी मेरा एक राइट अंडर द लॉ प्रोवाइडेड है, ईदर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ईदर बाय द टॉर्ट्स, ईदर बाय द लॉ ऑफ इक्विटी और ईदर बाय एनी डेजिग्नेशन और सर्विस लॉ और एनी ऑफिस विच आई होल्ड. एक्चुअली all pertains to the ordainment of rights. If those rights anywhere are going to be infringed, you have a remedy to restore and to get your grievance over the infringement of those rights, and those will be filed through the your redressal. Your grievance will be redeemed by filing of a suit. अब जब हम और बात करते हैं ऑर्डर 4 CPC की बात करते हैं तो ये पहला बुनियादी लॉ है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टिपुलेशंस है अंडर द लॉ, जिसके तहत आपने किसी कोर्ट को तहरीक देनी है. वंस वी मूव द कोर्ट, हाउ वी कैन मूव अ कोर्ट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए राइट. इट प्रोवाइड्स अंडर द ऑर्डर 4 ऑफ CPC दैट द मूवमेंट or taharruk of any court can be made by filing of a suit. अब अगर किसी के पास CPC है तो उसको ज़रा देख लीजिए. हम रूल 4 पे आ जाते हैं. चलिए मैं आपकी आसानी के लिए पढ़ देता हूँ. जो ऑर्डर 4 है ये पहला बुनियादी ज़ाब्ता है जिसके तहत सिविल कोर्ट को सिविल लॉ को हम अप्लाई करने जा रहे हैं बाय वे ऑफ फाइलिंग अ सूट. एक नालिश हम दायर करेंगे. ये कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ. जब भी आपको अपनी इन्फ्रिंजमेंट के लिए, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस के लिए कोई एजिटेशन अंडर द लॉ सिविल लॉ करनी है तो आप ऑर्डर 4 CPC के तहत एक प्लेंट फाइल करेंगे. प्लेंट एज डेजिग्नेटेड अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड इन द कॉमन पार्लेंस इन द लैंग्वेज इन इंग्लिश कॉल्ड सूट एंड इन उर्दू इज़ कॉल्ड दावा और नॉलिश. अब हेयर we find the initiation of the redressal of the grievance or infringement of right by way of filing of a suit. अब जो ऑर्डर 6 है और ऑर्डर 7 है और ऑर्डर 8 है वो इसकी पार्ट्स को डील करता है. आज मैं इन बेसिक चीज़ों को आपको इस वजह से बताना चाहता हूँ कि देखें, तमाम ज़िंदगी जब तक आपने वकील रहना है, सिविल लॉ को आपने इन्हीं 3 चीज़ों के परव्यू के अंदर ही परसीव करना है. यानी जब भी आप कोई फ़र्ज़ करें, एक राइट है, कोई शख्स एक फैक्ट्री में काम करता है तो ही हैज़ टू प्रोन एंड सब्जेक्ट टू द लेबर लॉज एज डिवाइज बाय द कंट्री. अब अगर उसको कोई ग्रीवेंस विद हिज एम्प्लॉयर पैदा हो गई है तो वो क्या करेगा, वो एक नालिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ एक दावा दायर करेगा. लेकिन वो दावा कैसे दायर करेगा,
उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, उसके क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे जो लिखी जानी चाहिए, और उसका मोडस ऑपरेंडी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और क्या वो एज़ पर लॉ होगा, कैसे लिखेंगे तो वो एज़ पर लॉ ट्रीट होगा और कोर्ट उसको एडहियर करेगी, और क्या वो चीज़ें अगर हम ओमिट कर देंगे, एक्वियस कर देंगे, वेव कर देंगे, तो हमारा राइट जो अंडर द लॉ प्रोवाइडेड है वो वीक हो जाएगा, वो हमें वो मुतलका रेमेडी नहीं मिल सकेगी। आज हमने इसी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को बुनियादी तौर पे समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि देखें, मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ कि ये वो बेसिक चीज़ है सिविल लॉ के अंदर। चाहे आप सर्विस मैटर्स में चले जाएं, चाहे आप लेबर्स में चले जाएं, चाहे आप कमर्शियल कोर्ट्स में चले जाएं, चाहे आप सिविल लॉ में चले जाएं, और चाहे आप क्रिमिनल लॉ में चले जाएं, द बेसिक थिंग, the basic rationale you have to put into that to understand your problem, and the very application of law over your problem for its solution. अब इस चीज़ को बुनियादी तौर पे आप समझ लें कि सिविल लॉ में हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं ये ऑफ़िस मेरा, जिस ऑफ़िस में आज हम लेक्चर ले रहे हैं, आई ओन दिस ऑफ़िस एक्चुअली, बट somebody calls and talk to me and ask me that this office belongs to me, not to you. This is called an adverse effect to my right, infringement of my settled rights. अब अगर मुझे ये थ्रेट आया है by oral narration, by any telephonic calls or by any meeting, he asked me that I own this office but you don't own this office, or by sending a legal notice to that, or by sending any court summons to you, by whichever is the application, whichever may be the situation, your rights under this law has been infringed. What is the remedy with you? You will go to the court and file a suit seeking the declaration that you own this property, and the man who raised any threat by any means hasn't any right under the law to question your rights, which are validated on the basis of certain document, on the basis of some court order, on the basis of some auction, whatever be the situation. एक है ओरिजिनेशन ऑफ राइट। अगर आपको कोई थ्रेट आ गया, अब हम जब उसको इन्फोर्स करने जाएंगे, देर आर सम पॉजिटिव डिक्लेरेशंस एंड देर आर सम नेगेटिव डिक्लेरेशंस. Once I own some property and I have facing a threat from the society by a negative declaration towards my right, that I am not owning this property, but the man threatening me actually owns this property, to which would be the forum to seek the grievance of this threat by filing a suit. By either way, if I own this property, I have a protection under the law to seek a declaration from the court of law by way of filing a suit under order 4 as explained. Here comes the first initiation, first step to move under the civil law to the court for protection, seeking protection, or for seeking infringement. Here we particularly restrain ourselves to the understanding of a right. Right must be of many kinds. You know, you have studied, once you studied the law as a legalist in the colleges and in the universities. So the basic terms, I hope, so you must understand what is a legal right and what are the kinds of rights. Once we file a suit for the protection of, we raise an example that this office belongs to me. I went to the court and filed a suit. Now, in this suit, what I have to mention, what I have to ask from the court, and what necessary particulars to be narrated in the contents of the plaints. इसको भी समझ लीजिए कि जब हम अंग्रेज़ी लैंग्वेज में या उर्दू में जब हम सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ का तज़किरा सुनेंगे कि सिविल कोड्स relates to the filing and deciding and the dismissal of the suits. But once we talk legally under the orders provided in the Civil Procedure Code, we always talk about the plaint. Every suit must be filed by way of a plaint, जिसे हम उर्दू में दावा कहते हैं, उर्दू में नालिश कहते हैं. अब इस पे आ जाइए
ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 में पहले आपको पढ़ाऊँगा और फिर हम आएंगे जनरली ऑर्डर 6 के ऊपर, ऑल्दो के इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 6 कम्स फर्स्ट, but it generally pertains to the pleadings. Pleadings includes plaint and the written statement. But unless and until you go through the plaint, what is the plaint and what is the written statement, it would be appropriate for us here to study first the plaint under order 7 and then the written statement under order 8, and then comes to the order 6 generally, which deals with the pleadings. Order 7 explains पहले आप अपने जहन में ऑर्डर 4, जैसे मैंने कहा कि सिविल लॉ को मूव करने का वाहिद और पहला तरीका जो है वो ये है कि हम उसमें एक प्लेंट फाइल करेंगे, वो मजाज कोर्ट है। आज हमारा टॉपिक चूँकि वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 और 1963 से रिलेटेड नहीं है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कोर्ट्स, व्हाट आर द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स, व्हाट आर द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, what kinds of this civil judge of first class, civil judge of second class. We won't discuss these categories of courts over here. We are just going to analyze and understand what is the plaint, what is the written statement, and what are generally to be connotes and envisaged as pleadings under the law, which is called the civil procedure code. अब जब ऑर्डर 4 को आप पढ़ेंगे तो किसी भी सिविल कोर्ट को मूव करने के लिए पहला तरीक़ाकार ये है कि हम वहाँ एक दावा दायर करेंगे, या अंग्रेज़ी में कह लें कि वी हैव टू फाइल अ सूट इन द फॉर्म ऑफ द बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इनटू द कोर्ट. अब व्हाट इज़ एक्चुअली द प्लेंट? इट एक्सप्लेन्स अंडर ऑर्डर 7 रूल 1 CPC प्रोसीजर to be particulars to be contained in the plaint. क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो मुंदरिजात हैं जो किसी दावे के, what are the contents of the plaint, क्या वो चीज़ें हैं जो हम दावे में लिखेंगे. नंबर 1, the name of the court in which the suit is to be filed. First of all, आपने उस अदालत का नाम लिखना है जिस अदालत में आपने दावा दायर करना है. यानी इसको समझ लें, हमारे यहाँ जो तरीक़ाकार है, क्योंकि सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 प्रोवाइड्स द फाइलिंग ऑफ द सूट इन द कोर्ट ऑफ द लर्नड सीनियर सिविल जज. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर इज़ ए कोर्ट डेजिग्नेटेड टू बी नोन एज द कोर्ट ऑफ senior civil judge. The filing of the suit in every district is in the court of the senior civil judge, because first of all it pertains to the administrative affair. There is one judge in every district designated as a senior civil judge in whose court the plaint is normally and usually being filed. After filing of the plaint in the court of the senior civil judge, which is designated in every district, he is under the administrative rules and under the policy to send this plaint into the relevant court, which is of the court of the civil judge first class, civil judge second class, or civil judge third class, keeping in view the claim as embodied in the plaint. Second step, the name, description and place of resident of the plaint. जब आप अदालत का नाम लिखेंगे किसी भी दावे में, तो उसके बाद आप ये लिखेंगे कि जो दावा दायर करने वाला है, the person whose right has been vouchsafed, whose right has been jeopardized, and he has resorted to the civil court. What is his name, where he resides, and what is the description and place of residence. Third, the name, description and place of residence of the defendant.
देखिए ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सली जब तक आपने बीइंग ए लॉयर प्रैक्टिस करनी है, आप चाहे कोई लेबर कोड की पिटीशन लिखें, NIRC में कोई ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई पिटीशन लिखें, आप सर्विस मैटर में किसी प्रोविंशियल यानी जो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल है या फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में जाते हैं आप, तो द फॉर्म इज़ वन एंड द सेम, द नेम ऑफ द कोर्ट, द नेम ऑफ द एजिटेटर हु इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड हेयर एज प्लेंटिफ, या उसे हम उर्दू में मुद्दई कहेंगे, और जिसके ख़िलाफ़ दावा दायर किया जाएगा ही इज़ कॉल्ड टू बी द डिफेंडेंट, और उर्दू में हम उसे मुद्दा अलय कहेंगे। जब हम कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो हम उसे साइल कहेंगे, एप्लीकेंट कहेंगे, और जो जिसके ख़िलाफ़ दावा दायर किया जाएगा या दरख्वास्त दी जाएगी उसको मसूल अलय कहेंगे। जब हम कोई पिटीशन फ़ाइल करेंगे तो फिर हम दरख्वास्त देने वाले को पिटीशनर कहेंगे, उर्दू में इसका तर्जमा साइल ही होगा, और अंग्रेज़ी में इसको रिस्पोंडेंट कहेंगे। ठीक है। द फोरम्स एज डिस्क्राइब अंडर द लॉ, जब हम हाई कोर्ट में कोई दावा दायर करेंगे तो हेयर वी नेवर यूज़ द नेम ऑफ द प्लेंटिफ, रादर वी यूज़ द नेम एज पिटिशनर। The names as connotes and designated under the law or in the common parlance or in English or usual language of the courts slightly can be varied, can be changed. But the understanding about the thing is that you will be called the plaintiff, and the person against whom suit has been brought in the court is always called a defendant, a respondent, और उसको हम मसूल अलय, मुद्दा अलय वगैरह के नाम से याद करें। अब इसमें नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेयर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज़ ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ स्टेटमेंट टू दैट इफ़ेक्ट। मसलन इस बात को बहुत ज़रूरी है, हम अब जब प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकली तो 20-20 साल और 30-30 साल की प्रैक्टिस के बाद माजरत के साथ लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि किसी माइनर को कोर्ट में कैसे इम्प्लीड किया जाता है। यानी माइनर से पहले आप बुनियादी तौर पे ये समझ लें, हु इज़ कॉल्ड द माइनर, अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 years इज़ कॉल्ड ए माइनर। देयर इज़ ए लॉ विच इज़ यू कॉमनली नोन एज द मेजोरिटी एक्ट। एक आकिल व बालिग शख्स जिसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक कौन शख्स कॉम्पिटेंट है जो मुआहिदा कर सकता है, वो शख्स मुआहिदा कर सकता है जो आकिल और बालिग है, यानी हैविंग अटेंड द एज ऑफ 18 years। अगर किसी शख्स, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, अगर उसकी उम्र 18 साल है तो ही इज़ कॉम्पिटेंट अंडर द लॉ टू मेक एन कॉन्ट्रैक्ट। बिलो द एज ऑफ 18 years एवरी वन इज़ यूज्ड एंड connotes एज टू बी डिस्क्राइब अंडर द लॉ एज ए माइनर। अब अगर आप कोई दावा दायर करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये ऑफ़िस मेरा है और मेरे ख़िलाफ़ कोई शख्स खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि नहीं ये ऑफ़िस मेरा है, तो जब मैं उसके ख़िलाफ़ कोई दावा दायर करूँगा कोर्ट में, तो फ़र्ज़ करें अगर दौराने दावा जिस शख्स ने मेरे ख़िलाफ़ कोई ये एडवर्स राइट क्रिएट किया उसकी वफ़ात हो जाती है, तो आई हैव टू इम्प्लीड ऑल द लीगल एयर्स, ऑल द सन्स एंड डॉटर्स एंड द विडो ऑफ दैट पर्सन हु हैज़ रेज्ड एन एडवर्स क्लेम अगेंस्ट मी। ये आप बहुत से फैमिली मैटर्स में तो आपको रोज़ जाना पड़ेगा, अभी हमने फैमिली सूट को डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आपको यहाँ इस चीज़ को समझना है कि प्रोसीजरल लॉ में एक प्लेंट जो है उसको हर लिहाज से मुकम्मल होना है। यानी ये क्यों ज़रूरी है? इस वजह से ज़रूरी है कि आपका बहुत सा कीमती टाइम और बहुत सा सरमाया और बहुत सी राइट गोइंग एफर्ट्स जो हैं सिर्फ इसी चीज़ में ज़ाया ना हो जाएं कि आप 2 साल बाद या 3 साल बाद कोर्ट आपको यही कहे कि आपने तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं की और ये चीज़ दुरुस्त नहीं की, तो मच वाटर हैज़ बीन फ्लोन अंडर द रिवर एंड यू हैव बीन स्टैंडिंग एट द फर्स्ट स्टेप। तो ये चीज़ें बुनियादी तौर पे एक लीगलिस्ट को और फिर एक लॉयर को और फिर एक लॉयर को जो एडवोकेट बनने जा रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये वो पर्टिकुलर। अब हम जिक्र कर रहे थे माइनर का। माइनर को इस वजह से करना होता है कि फ़र्ज़ करें अगर आप कोई दावा दायर करते हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि ये शख्स माइनर है या इसका कोई गार्डियन मुकर्रर हुआ है। वैसे तो हम ये समझते हैं अंडर द लॉ कि जो फादर होता है वो नेचुरल गार्डियन होता है, बट इफ़ फादर
dies, so who will be the next guardian? The person who won't have any natural guardian, how he has to be implemented in a plaint. तो यहाँ हम ये होता है